Okay, so hello guys, welcome to We the Doctors, and today we have your fourth lecture of physiology, and today I'll be basing my lecture on nerve fibers injuries, right? So हम पहले तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नर्व फाइबर्स का एंड देन उससे रिलेटेड इंजरीज पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर. ओके, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. ओके, हम सबसे पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे. सो जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, फर्स्ट द सेल बॉडी, ठीक है, फिर आता है नेक एंड लास्टली आएगा एक्सॉन, राइट? सो यहाँ देख लो, सी दिस इज द सेल बॉडी और साइटोन, ठीक है, दिस होल थिंग इज द सेल बॉडी और साइटोन. देन वी हैव द नेक विच इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सोनल हिल लॉक, राइट? जब ट्रांजिशन होता है एक डेंड्राइट कंटिन्यू होगा एज एन एक्सॉन, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोनल हिल लॉक, राइट? सो नेक हैज़ एक्सॉन हिल लॉक, ठीक है, एंड लास्टली एक्सॉन रहेगा. सो जब एंड होता है एक्सॉन, सो इट गिव्स ऑफ मल्टीपल टर्मिनल्स जिसको बोलते हैं एक्सोनल एंडिंग्स, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोनल एंडिंग्स. एंड इन एक्सॉन्स के एंड्स पे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एम्प्यूला, ठीक है. नाउ एम्प्यूला इज द प्लेस जहाँ पर एसिटिल कोलिन के वेसिकल्स बनते हैं एंड स्टोर होके रिलीज होते हैं, राइट? सो इस बारे में मैं जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ाऊंगी देन आई एक्सप्लेन, बट एम्प्यूला ही है जहाँ पर पोस्ट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स होते हैं एंड वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स का ट्रांसमिशन होता है, राइट? सो लेट्स गेट बैक टू द साइटोन. अब देखते हैं साइटोन में होता क्या क्या है, ठीक है. साइटोन इज द सेल बॉडी. फर्स्ट इट हैज़ साइटोप्लाज्म, it has a nucleus and it has Nissel's granules. Okay, please mark this, it has Nissel's granule. These हम एक MCQ सॉल्व करेंगे आगे, we'll solve an MCQ. उसमें there is a term called chromatolysis. Okay, something called as chromatolysis. जब मैं वो पढ़ाऊँगी I'll explain what is chromatolysis, but remember कि Nissel's granules are often associated with chromatolysis, ठीक है. So this is the basic structure having cell body, the neck and the axon, then the axon terminals or axon endings, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड Nissel's ग्रैन्यूल. तो अब व्हेन वी हैव अंडरस्टूड साइटोन का स्ट्रक्चर, तो देखते हैं एक्सॉन में क्या होता है, राइट? सो एक्सॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ, ठीक है. एक्सॉन के अराउंड होता है माइलिन शीथ. एज यू कैन सी दिस इज द माइलिन शीथ. बट ये जो माइलिन शीथ है इट इज़ नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्सॉन. मतलब अगर ये मेरा पूरा एक्सॉन है तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही कवर्ड है माइलिन शीथ से, नहीं, ठीक है. जो माइलिन शीथ है वो डिसकंटिन्यूस है, सो ऐसे ब्रेक्स में प्रेजेंट होगा वो, ठीक है. और जहाँ जहाँ नहीं है माइलिन शीथ, जहाँ जहाँ मेरा माइलिन शीथ नहीं है, एज यू कैन सी दिस प्लेस नहीं है, उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, राइट? उसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर, नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट जिसने ये नोड्स ढूंढे थे, राइट? सो दीज आर द नोड्स ऑफ रैनवियर. I hope this structure is clear to you. So now I will classify neurons for you. Okay, so neurons are classified into 4 things. Okay, we have multipolar neurons, ठीक है. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हमारी बॉडी में. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विल हैव, सी, it will have many dendrites and one axon, right? Many dendrites and one axon. This is the typical structure of neuron. So इसे हम बोलते हैं multipolar neuron. And it is found in the cerebral cortex, ठीक है. So ये जो positions मैं बता रही हूँ, these are the mostly, मतलब जो MCQ में ज़्यादा expected होते हैं वो है. So multipolar neurons is mainly concentrated in cerebral cortex. अब bipolar क्या होता है फिर? Suppose, see, this is my cell body, right? ये मेरा cell body है. It will have one axon and one dendrite. Okay, so this is dendrite and this is axon. So इसे हम कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन. मतलब सिर्फ 2 ही पोल्स है, 2 ही टाइप्स के फाइबर्स अराइजिंग है. सो एक तो है इट इज़ प्लेस्ड इन द रेटिना और नोज, राइट? सो दैट इज़ बाइपोलर. देन वी हैव सूडो यूनिपोलर. ये है तो एक पोल, बट इट अपीयर्स एज इफ कि वो 2 पोल्स हैं. क्यों, मैं बताती हूँ. लुक एट दिस. सो सपोज दिस इज माई सेल बॉडी अगेन. इट विल गिव अ 1 पोल, but this pole splits to give 1 axon and 1 dendron, 1 axon and 1 dendrite, right? So it appears कि ये 2 poles है, it appears कि ये bipolar है, but pseudo unipolar is actually a type of bipolar जहाँ पर it is having a fusion, right? So this is the fusion, and then it splits to give an axon and a dendrite. So that is how a pseudo unipolar is formed, and it is found in the dorsal root ganglion. अगर आपको याद हो,
So when we make the transverse section of spinal cord, उसमें भी show dorsal root ganglion, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, right? Suppose so this is my dorsal root ganglion, right? This is how we make the transverse section of spinal cord, right? So that is pseudounipolar. And then last is anaxonal neurons. So what is anaxonal neurons? ये सिर्फ होता है कि एन मतलब नहीं है, एक्सॉन मतलब एक्सॉन नहीं, राइट? सो इट हैज़ ओनली डेंड्राइट्स, so this will be called anaxonal, and this is mostly post ganglionic, मतलब गैंग्लियन के बाद जो निकलते. सो सपोज दिस इज माई गैंग्लियन, लुक एट दिस, सपोज से दिस इज माई गैंग्लियन, ठीक है? ये जो फाइबर्स को ये जो फाइबर्स को देगा, दिस द फाइबर्स दिस विल गिव आउट विल बी कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियनिक. एंड किस टाइप के? पैरासिम्पैथेटिक टाइप के, राइट? पैरासिम्पैथेटिक टाइप के पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आर एनाक्सोन, मतलब उसमें एक्सॉन नहीं होता है, सिर्फ डेंड्राइट्स होते हैं, राइट? सो दे ट्रैवल अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, राइट? बिकॉज वो डेंड्राइट्स ही इतने होते हैं कि वो टारगेट ऑर्गन पे काम कर लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स ओके, सो दैट इज़ इट अबाउट न्यूरॉन्स क्लासिफिकेशन. अब मैं क्लासीफाई करूँगी एक्सॉन्स को. फर्स्ट आई विल गिव यू द एनाटॉमी ऑफ एक्सॉन्स and then I will talk about nerve fibers, right? So let's talk about the transverse section. TS is for transverse section of an axon, okay? So here, as you can see, this is my axon, right? Axon is covered by a neural lemmal tube. So here is my neural lemmal tube in the blue, right? उसके बाद जो green में है, उससे पहले जो red में है, that is called the endoneurium. It is endoneurium. Okay, we have endoneurium, the green में है, okay. So these endoneuriums forms fascicles, right? So these are called fascicles. This whole bundle thing, the whole bundle thing together is called fascicle. जब ऐसे multiple fascicles are covered inside a covering, उसको हम बोलते हैं perineurium, right? Then we have perineurium, right? And these perineuriums are covered in another covering that is called epineurium. ओके, जब हम मसल फाइबर्स की भी बात करेंगे वो भी ऐसे ही क्लासिफाइड है. मसल फाइबर्स इज कवर्ड बाय एंडोमाइजियम, देन इट इज कवर्ड बाय पेरीमाइजियम एंड देन एपीमाइजियम, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और नर्व मसल फाइबर्स, देन आई विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स. बट फॉर नाउ, सो एक्सॉन इट इज कवर्ड बाय न्यूरल लेमल ट्यूब which is covered by endomysium, ठीक है? And the whole thing, the axon, the neural lemmal tube and the endomysium together form a fascicle. जब हमारा फैसिकल बन जाता है तो 2-3 फैसिकल्स ऐसे बन के एक कवरिंग में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरीन्यूरियम, एंड पेरीन्यूरियम इज देन कवर्ड इनसाइड एन एपिन्यूरियम. ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ नर्व, सपोज आई हैव दिस से वेस्टिबुलर कॉक्युलर नर्व, सपोज दिस इज द नर्व. सो जब इनमें मल्टीपल एक्सॉन्स आ जाते हैं, ओके, आई हैव दिस एक्सॉन्स. So these axons together they make up a nerve, okay? So these nerve fibers, what are these exactly? Aggregates of axon, मतलब जब बहुत सारे axons एक साथ आ जाते हैं, they form a nerve fiber, okay? So this together will be called a nerve fiber. So when there is an aggregate, when there is multiple axons एक साथ आ जाते हैं, so we call it a nerve fiber. Okay. Also, when there is an aggregate, जब हमारे सेल बॉडीज जो है, जो हमारे साइटॉन्स है, वो एग्रीगेट हो जाते हैं, दे फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज गैंग्लियन. ओके, दे फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज गैंग्लियन, ठीक है? जो हम बोलते रहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक, तो बीच में जो गैंग्लियन होता है, दीज आर फॉर्म बाय कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स. ओके, रिमेंबर दिस. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, ठीक है? ओके, सो I will be talking about 2 types of classifications, but पहला हम लोग सिंपल जो हर जगह यूज़ होता है वो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं. इट इज़ एरलैंगर एंड गैसर क्लासिफिकेशन दैट स्टेट्स कि जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन है, राइट? सपोज आई हैव अ नर्व फाइबर, उसमें हमारा इम्पल्स जनरेट होता है. सो उसका जो वेलोसिटी है कि वो कितने फास्ट एक फाइबर से दूसरे फाइबर, दूसरे से तीसरे फाइबर में जा सकता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर. मतलब कि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा नर्व फाइबर का, उतना ही ज़्यादा उसमें वेलोसिटी होगी, राइट? सो सपोज दिस इज माय नर्व फाइबर, ओके? जितना थिक होगा वो, जितना
उसका डायामीटर होगा उतना ही कंडक्शन उसमें फास्ट होगा, उतना ही जल्दी इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होगा एक से दूसरे फाइबर में. ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ द Erlanger and Gasser classification का basis. Okay, so once you have understood this, let's dive into the types of the fibers. So I have A type, B type and C type. But A type जो है उसमें 4 और सब टाइप्स होते हैं, राइट. सो A alpha, A beta, A gamma and A delta. So total we have 6 types of fibers: A alpha, A beta, A gamma, A delta, B and C types. Okay. नाउ हम उसकी वेलोसिटीज़ देखेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें और देखेंगे. बट उससे पहले ये याद रखना है कि सारे के सारे A फाइबर्स एंड B फाइबर्स आर माइलिनेटेड, राइट. दे आर ऑल माइलिनेटेड. सो A अल्फा, A बीटा, A गामा, A डेल्टा एंड B फाइबर्स आर ऑल माइलिनेटेड. बट जो C फाइबर है वो अनमाइलिनेटेड है. ओके, सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, वेलोसिटी डिपेंड्स एक तो डायामीटर पे, ठीक है, दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन माइलिनेशन. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन माइलिनेशन. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माइलिनेशन, लेट मी टेल यू दिस दैट सपोज, ओके, नाउ वी हैव पेरिफेरल नर्व्स, राइट. पेरिफेरल नर्व्स होते हैं. पेरिफेरल नर्व्स में जो हमारे माइलिन शीट्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय Schwann सेल्स. ठीक है, Schwann सेल्स. जब हम आगे पढ़ेंगे, सो आई टॉक अबाउट द रीजनरेशन ऑफ दीज नर्व फाइबर्स, उसमें मैं इनके बारे में बताऊंगी कि Schwann सेल्स जो है वो एग्रीगेट होके देन दे फॉर्म द नर्व फाइबर्स इटसेल्फ, राइट. एंड बट जो हमारा CNS है, ओके, जो हमारा CNS है उसमें माइलिनेशन अकर्स फ्रॉम oligodendrocytes, right. Oligodendrocytes is a type of cell that forms myelin sheath in CNS, right. Okay, so now let's talk about the speed. Okay, also as I was talking about this, that velocity depends upon myelination also. मेजर फैक्टर जिस पे वेलोसिटी डिपेंड करता है वो है माइलिनेशन. ठीक है, सो जितना ज़्यादा माइलिनेटेड होगा उतना ही बेटर कंडक्शन होगा. ठीक है, सो वेलोसिटी इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइलिनेशन. ठीक है, एंड उसी पे सारा बेसिस है. डायामीटर तो है ही है, इट्स ओके, बट माइलिनेशन जितना बेटर रहेगा उतना ही कंडक्शन स्पीड फास्ट रहेगा, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड्स, राइट. So as you can see, I have written the speeds in meter per second, right. You have to remember these speeds, they are important. So okay, now as you can see, सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो है हमारे A अल्फा की, राइट. सो दिस मीन्स कि दे आर द थिकेस्ट फाइबर्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा डायमीटर है उनका एंड ऑल्सो दे आर हेविली माइलिनेटेड. हेविली माइलिनेटेड. ठीक है, इसी वजह से उनमें कंडक्शन स्पीड इतना फास्ट है. Then it is followed by 40 to 70 meters per second A beta fibers. ठीक है, 20 to 35 A gamma fibers, 15 to 20 meter per second A delta fibers, 5 to 30 meters per second beta fibers and 3 to 15 C fibers, right. So सबसे कम जो है, so these will be the thinnest, right. These will be the thinnest fibers and they are unmyelinated ultimately. ठीक है, सो माइलिन शीट का जो कंटेंट है वो डिक्रीज होते जाता है अंटिल फाइनली खत्म हो जाता है C फाइबर्स में. ओके, नाउ आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, रिमेंबर दिस. एज पर Erlanger and Gasser classification, A fibers, B fibers and C fibers, okay, all of these 3 fibers are affected by pressure, they are affected by hypoxia and they are affected by local anesthesia. okay, so तीनों अफेक्ट होते हैं, that is true, but जो A fibers है दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू प्रेशर. मतलब A फाइबर्स में प्रेशर चेंजेस सबसे ज़्यादा इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे. सिमिलरली B फाइबर्स में सबसे पहले हाइपोक्सिया डिटेक्ट होगा. व्हाट इज हाइपोक्सिया? अ लोअर ऑक्सीजन डिमांड इन द बॉडी इज कॉल्ड हाइपोक्सिया. तो जब B फाइबर्स में देयर बी एनी चेंजेस इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आवर बॉडी, तो B फाइबर्स होंगे जो सबसे पहले इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे. एंड लोकल एनेस्थीसिया का ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट सी गैनोंग्स टेक्स्ट बुक सेज कि लोकल एनेस्थीसिया में C फाइबर सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे प्रॉब्लम्स, बट अ पार्ट ऑफ पीपल ऑल्सो बिलीव दैट A डेल्टा फाइबर्स आर इन्वॉल्व इन इट. ओके, A डेल्टा फाइबर्स डिटेक्ट लोकल एनेस्थीसिया, बट लेट्स गो विद द जनरल रूल जो है. सो प्रेशर में व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर चेंजेस, सी A फाइबर्स सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे, then we have B and then we have C.
Now these questions have come in AIMS and PGI questions, so please make a note of this. Try to remember this order, right? So pressure में सबसे पहले A आएगा. Similarly, when there is hypoxia in the body, right? So B fibers सबसे पहले उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, then A, then C, right? And local anesthesia में सबसे पहले C, then B, then A, right? I hope this order is clear to you. If you have any doubts, just contact us personally or drop it in the comment box below, right? So, okay, let's talk about the functions here. ठीक है, ये टेबल थोड़ा मेसी है एंड याद करने में भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्रैमिंग अगेन, ये टॉपिक ही ऐसा है कि क्रैम करना ही पड़ेगा. वी डोंट हैव अ चॉइस, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट एवरी डे. ठीक है, एटलीस्ट एक हफ्ता जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट एवरी डे, सो इट इज totally lodged in your head, right? So let's start with this. So I have A alpha fibers first. So they are involved in proprioception and intrafusal fibers. So okay, so all of these have sensory and motor functions. Okay, before anything, remember this. Okay, so let me talk about this first. So I have a Lloyd and Hunt classification and an Erlanger classification, as I told you earlier, right? Two classifications. So जो मेरा Erlanger classification है, it takes into consideration both sensory and motor nerve fibers. Okay, so ये जो classification बना गया है वो sensory and motor fibers को पढ़ने के बाद बनाया है, but जो हमारा Lloyd and Hunt classification है, it is only based on sensory fibers. ठीक है, it is only based on sensory fibers. So coming back to the functions, since Erlanger and Gasser classification has both sensory and motor nerve fibers components, so it has both sensory and motor functions as well, right? Sensory भी function है, motor भी function है. So now let's talk about A alpha fibers. A alpha में sensory is proprioception, ठीक है, and motor function उसका है intrafusal fibers, skeleton muscle में वो involved है, innervation उसका वहाँ है. What do I mean by intrafusal fibers? So suppose these are my muscular these are my muscle fibers. Okay, so suppose this is my muscle fibers से, ठीक है. Now when I talk about muscle fibers, तो ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है, ये इसका outer part है और यहाँ पर इसका inner part है, right? So inner part is innervated by intrafusal fibers. Okay, it is innervated by intrafusal fibers. अब intrafusal fibers का काम ये है कि they detect स्ट्रेच. ओके, हमारे मसल्स का काम है स्ट्रेच, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, राइट? स्ट्रेच करते हैं जब हमारे मसल्स, तो डिग्री ऑफ स्ट्रेच जो है, राइट, जितना स्ट्रेच हो रहा है वो कैसे सेंस करेगा बॉडी? दैट इज सेंस्ड बाय दीज ए अल्फा फाइबर्स. ओके, दैट इज सेंस्ड बाय ए अल्फा फाइबर्स. सो टेंशन हो गया बॉडी में, सिंस वी आर स्ट्रेचिंग, राइट, जितना स्ट्रेच करें उतना ही टेंशन बॉडी में जनरेट हो रहा है. सो जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है, दे आर लोकेटेड इन द इनसाइड ऑफ माई मसल फाइबर्स. ओके, सो से these are my intrafusal fibers. ठीक है, these fibers are for detecting stretch changes. ठीक है, stretch changes and tension changes in the muscles. ठीक है, ये उनका काम है. Then A बीटा में only sensory component है. ठीक है, only sensory component है, वो touch stimulus को detect करता है, right? It detects touch stimulus. Then I have A gamma fibers. A gamma fibers only has a motor component. उसका काम है कि वो one second, जो मेरा A alpha fibers है उसका काम है extrafusal innervation, right? उसका काम है extrafusal innervation. But जो हमारा A gamma fibers है उसको हम बोलते हैं गामा मोटर न्यूरॉन्स, राइट? उसको हम बोलते हैं गामा मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, these are gamma motor neurons and उनका काम है intrafusal fibers. So intrafusal fibers are mainly for contractility changes. Okay, they detect कि कितना contract हुआ है हमारा muscle fibers, कितना और contract हो सकता है आगे. So that is detected by intrafusal fibers. ठीक है, contractility. It also detects to some extent stretch, but mainly contractility. ठीक है, but जो extrafusal fibers है, see here, extrafusal fibers बाहर की तरफ इनर्वेट करते हैं. So this entire region will be innervated by extrafusal fibers, that is A alpha fibers, and वो डिटेक्ट करेंगे कितना टेंशन है हमारे मसल स्ट्रेच में, राइट? सपोज माई मसल इज स्ट्रेचिंग, राइट,
मेरा मसल स्ट्रेच कर रहा है, तो कितना स्ट्रेच कर रहा है, कितना उसमें टेंशन जनरेट हो रहा है, ओके, कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, आई वुडंट से प्रेशर बट कितना टेंशन और कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज़ द राइट वर्ड, फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, वो ए अल्फा फाइबर्स डिटेक्ट करेंगे। जबकि जो ए गामा फाइबर्स है, ओके, ए गामा फाइबर्स हैव समथिंग कॉल्ड एज गामा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, उसमें सिर्फ मोटर कॉम्पोनेंट है एंड इट इज़ गामा, सो गामा मोटर न्यूरॉन्स दैट डिटेक्ट माई कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि मेरा फाइबर और कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है आगे, राइट, या कितना कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है ऑलरेडी। Okay, I hope that is clear. Then A delta fibers is for pain, touch and temperature. It is for pain, touch and temperature. B fibers does not have any of these components. कोई भी sensor या कोई भी motor नहीं है. It just has, because it is preganglionic fibers that are parasympathetic or sympathetic, right? Preganglionic मतलब क्या? See. So suppose this is my ganglion. Ganglion मतलब क्या? साइटॉन्स का कलेक्शन, राइट, साइटॉन्स का कलेक्शन है. सो यहाँ पर जो मेरे नर्व फाइबर्स अराइज करेंगे, दे कैन बी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इन नेचर, वो हम डिस्कस करेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़ते टाइम. बट दीज फाइबर्स दैट कम, जो अंदर आते हैं टुवर्ड्स अ गैंग्लियन, दे कम टुवर्ड्स अ गैंग्लियन, उसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, एंड दे कैन बी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ओरिजिन, राइट. Those are B fibers, okay, those are essentially B fibers. And C fibers, okay, C fibers have post ganglionic sympathetic types, okay, यही चीज़ मैं उधर बता रही थी कि MCQ था, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन से निकलने के बाद जो फाइबर्स आते हैं, दे गो आउट ऑफ द गैंग्लियन, उसको हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक. बट उसका पैरासिम्पैथेटिक कॉम्पोनेंट इज ए एक्सोनल, ठीक है, उसमें कोई एक्सॉन नहीं होता है. बट जो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब अगेन गैंग्लियन से बाहर निकल रहा है, सिंपैथेटिक कंपोनेंट हैज़ सी फाइबर्स, मतलब उसमें सी बेस्ड एक्सॉन्स रहते हैं, राइट. सो सी एक्सॉन्स आर इन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, बट anaxonal is post ganglionic parasympathetic fibers, right, and B is preganglionic, both parasympathetic or sympathetic fibers, right. I hope this is clear to you. Now I will talk to you about Lloyd and Hunt classification also. So उसमें है 1A 1B, ठीक है, 1A 1B and that is similar to A alpha. Okay, so now when I wrote about C, उसका काम है proprioception, देखो यहाँ पर भी proprioception and detect skeletal muscle tension, see, muscle tension, right. Extrafusal fibers है वहाँ पर, वो tension detect कर लेंगे. They are similar to A alpha. They are similar in structure, they are similar in function to a more or less same extent. बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि मोटर कंपोनेंट उसका हम नहीं बता सकते, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन प्योरली सेंसरी पार्ट, राइट. इट इज़ बेस्ड ऑन प्योरली माई सेंसरी कंपोनेंट्स, राइट, सेंसरी फाइबर्स. देन जो सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर है, ओके, ऑल्सो लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन एज वेल, राइट, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स. सो जो सेकेंड फाइबर है, अगेन इट इज़ प्रोप्रियोसेप्टिव बट इंट्राफ्यूजल, एज मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ प्रोप्रियोसेप्टिव और इंट्राफ्यूजल, एंड दैट इज सिमिलर टू ए बीटा और A gamma, right, A beta or A gamma. Then type 3 is touch and pressure, it is similar to A delta, and last is pain and temperature, जो है C fibers, right, pain and temperature essentially is C fibers. Okay, now once we have completed this classification, we have completed a major part of the topic. The last part we will be talking about injuries, okay, injuries, gradation, कैसे हम ग्रेड करते हैं कि किस टाइप का, किस ग्रेड का इंजरी हुआ है, कितना सिवियर है इंजरी, एंड लास्ट थिंग इज we'll talk about regeneration, somewhat regeneration of these fibers, ठीक है. So let's get started with the injuries. Now my injuries also have classifications, right. So see, I have Sunderland's classification, that is the gradation, and I have Sedan's surgical classification. So according to Sedan's surgical classification, we have three types of nerve injuries, okay. One is neuropraxia. Now when I talk about neuropraxia, it is mostly based on pressure changes, okay, it is mostly based on pressure and hypoxia changes, ठीक है. So इसमें होता क्या है? So okay, point number one इसमें ये है कि there is no damage to any anatomical structure of my nerve fiber. मतलब क्या, जो मेरा नर्व फाइबर है, राइट, मेरे नर्व फाइबर्स में पहले तो था एक्सॉन, उसके बाद था न्यूरल लेमल ट्यूब, ठीक है, उसके बाद था एंडोमाइजियम, उसके बाद था पेरीमाइजियम एंड उसके बाद था एपीमाइजियम, राइट. तो
ये जो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, उसको कुछ नहीं होता है, बट होता क्या है फिर, सपोज यू हैव अ मोटर व्हीकल कोल्यूशन, राइट, सो इट हर्ट्स यू सो बैड कि कंट्यूजन आ जाता है, राइट, यू हैव अ से बहुत बड़ा ब्रूज आ गया है, काफ़ी उसको धक्का लगा है, तो वो अंदर की तरफ पुश हो गया, राइट, सो पुश हो गया तो हमारे ब्लड वेसल्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड वो भी पुश हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस मसल से, कोई भी दो चीज़ों के बीच में कंप्रेस हो जाएंगे हमारे ब्लड वेसल्स, राइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा से दो मसल्स के बीच में जरा ब्लड वेसल्स कंप्रेस्ड, राइट, दो फैसिकल्स के बीच में जरा ब्लड वेसल्स कंप्रेस्ड, तो हम उसको बोलेंगे कंट्यूशन, राइट, सो देयर इज अ डैमेज, देयर इज अ काइंड ऑफ डिप्रेशन and compression, depression of the fibers, ठीक है, but no damage, there is depression of the fibers but no damage, and I have a compression of my blood vessels, तो मेरे blood vessels involved है, ठीक है, मेरे blood vessels involved है, बट ये तो टेम्पररी रहेगा, राइट, बिकॉज वो डिप्रेशन जो है वो स्लोली हील हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स है, बिकॉज एनाटॉमिक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं है तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्लोली ठीक हो जाएगा, सो दिस इज टेम्पररी एंड रिपेयरेबल, हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, राइट, नाउ बिकॉज हमारा जो कंट्यूजन आ रहा है, राइट, इट इज़ डिप्रेसिंग, इट इज़ कंप्रेसिंग नर्व्स, इट इज़ कंप्रेसिंग और blood vessels, so pressure changes हो गया because it is experiencing pressure, so it is based on pressure, and secondly because हमारा blood vessels भी compromise हो रहा है यहाँ पर, so there will be blood supply will be limited, right, blood supply मेरा limit हो जाएगा, उस वजह से hypoxia आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन डिलीवरी उस एरिया में कम हो जाएगी, राइट, उस एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, सो ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम हो जाएगी, सो हाइपोक्सिया आ जाएगा, राइट, सो उसमें कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ कैन बी क्रच पैल्सी, राइट, इस बारे में यू कैन get back to our anatomical lectures, we have anatomy lectures, so crutch palsy, Saturday night palsy and tourniquet palsies, right, so अब इनमें nerves कौन से involved है, you have to remember radial nerve in crutch palsy and Saturday night palsy, there are the three major nerves, right, the radial nerve, ulnar nerve and medial nerve are involved in the tourniquet palsy, right, in the tourniquet palsy. So we will talk about this more in the anatomy, but for now this is it, and this is one classification of Sedan's surgical classification. Then we have axatemia, right, again this will also be somewhat related to pressure, it will be based on pressure itself, okay, this will be based on pressure, and ultimately this will be based on degeneration, okay, so now let's talk about axatemia. इसमें होता है anatomic damage, okay, this is anatomic damage, this is a severe kind of anatomic damage, very minor chances of repair, okay, very minor chances of repair, so axon is intact, neurilemmal tube is intact, बाकी के जो structures है वो damage हो जाते हैं, right, so endoneurium is damaged, right, my endoneurium will be damaged, my endoneurium is damaged, right, okay, at times it can be so severe कि मेरा axon भी damage हो सकता है, right, मेरा axon भी damage हो सकता है, but my neurilemmal tube is intact, ठीक है, my neurilemmal tube is intact always, and when can this occur, causes क्या है, closed fracture and dislocation, fracture हुआ, there is dislocation हुआ, तो pressure changes आएंगे again, and that will cause a damage to the endoneurium, and in cases at times there will be damage to the axon itself, but my neurilemmal tube is intact, so that is axotemia, right, axotemia. Last is neurotemia, again इसमें भी anatomic changes होते हैं, but इसमें recovery के chances बहुत मतलब बहुत ही कम है, almost next to impossible है, so axon damage कैसा होगा, anatomic damage कैसा होगा, axon भी गया, neurilemmal tube भी गया, साथ ही साथ myelin sheath भी गई, okay, so there is a degeneration of the myelin sheath as well, okay, so that is why it is degeneration based, right, okay, इसलिए हम उसे कहते हैं it is based on degeneration, okay, and this is due to open fractures, okay, so these are all the injuries in Sedan's classification. Now we'll talk about the severity, okay, let's talk about the severity. we grade, हम grades देते हैं कितना severe हमारा damage है, right, so grade 1 is mild pressure and hypoxia, ठीक है, there is not much to remember in this, but just remember this कि when there is damage due to mild pressure or hypoxia, that will be grade 1, right, that will be grade 1,
and see. So neuropraxia and axotemia are both grade 1 injuries, okay? Both are grade 1 injuries because they are all pressure based, right? And then grade 2 is severe and sustained pressure. So axotemia can be put in grade 2 as well. क्यों? क्योंकि इसमें severe pressure है, okay? There is severe pressure damage है and sustained भी pressure है, right? काफ़ी टाइम तक वो pressure रहता भी है, right? So grade 1 and grade 2. Then we have grade 3, okay? So for this I will explain you with this diagram. See, suppose ये मेरा nerve है, right? And I'm showing you two bundles of 3 nerve fibers each, okay? मतलब क्या कि एक तो ये बंडल है, ठीक है, एक ये बंडल है, एक ये बंडल है, राइट? सो जब मेरा एक्सोनल ट्रांसेक्शन होता है, ओके, ग्रेड 3 इज एक्सोनल ट्रांसेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोनल ट्रांसेक्शन? एक्सोनल ट्रांसेक्शन मीन्स कट होना, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसेक्शन, कट होना. सो जब मेरा एक सपोज एक एक्सॉन इज कट, ट्रांसेक्टेड, उसको हम बोलते हैं ग्रेड 3 डैमेज, ओके? ग्रेड 3 डैमेज एंड दैट इज एक्सोनल ट्रांसेक्शन, ठीक है? वन एक्सॉन इज डैमेज्ड. बट नाउ ग्रेड 4 में देयर इज अ डैमेज ऑफ द होल वेसिकल. मतलब these fibers together will be inside a fascicle, right? So see, ये हुआ axon, ये हुआ axon, ये हुआ axon, right? Then we have neurilemmal tube, okay? Then we have endomysium, right? So ये these are all inside a fascicle, right? तो ये तीनों कट हो गए, okay? So say all of these are cut together. All of these are cut together. तीनों कट हो गए. The whole fascicle is cut off, right? So fascicle damage, ठीक है? One fascicle is damaged. That is grade 4. एंड ग्रेड 5 क्या होगा कि ये दोनों बंडल ही कट ऑफ हो जाए, पूरा नर्व फाइबर ही ट्रांसेक्ट हो जाए, राइट? सो दिस विल बी माय ग्रेड 5 टाइप ऑफ डैमेज. दैट विल बी द होल नर्व ट्रंक डैमेज. मतलब ये पूरा ट्रंक जो पूरा ट्रंक है, 2 फाइबर्स का बना हुआ है यहाँ पर, दैट इज द होल थिंग इज ट्रांसेक्टेड, ठीक है? So this is one part of it. Now I will talk about an important concept here, that is Wallerian degeneration. ठीक है? Wallerian degeneration. Now again for this I will use the same diagram. So say this is my nerve and उसमें again 1 2 3 one bundle 1 2 3 second bundle, right? ऐसे bundles बने हुए हैं. So से आई हैव अ ग्रेड 5 इंजरी, ठीक है? पूरा नर्व ही मैंने ट्रांसेक्ट कर दिया. सो अब इसमें डीजेनरेशन कैसे होगा, वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट? सो पहली बात तो ये समझो कि जो वॉलेरियन डीजेनरेशन होता है वो डिस्टल एंड पे होता है, राइट? सो यहाँ पर डिस्टल एंड क्या होगा? सी, दिस इज द प्रॉक्सिमल टाइप, दिस इज द प्रॉक्सिमल साइड एंड दिस इज द डिस्टल साइड. दिस इज माई डिस्टल साइड, ओके? एंड यहाँ पर रहेंगे हमारे सेल बॉडीज, बिकॉज इनका भी काम है आगे चल के रीजेनरेशन में. सो दीज आर द सेल बॉडीज, ओके? एंड ओके, सो जो मेरा डीजेनरेशन स्टार्ट होगा इट विल बी फ्रॉम दिस एंड, ओके? मेरे डिस्टल एंड से डीजेनरेशन स्टार्ट होगा. ओनली देन इट इज कॉल्ड वॉलेरियन डीजेनरेशन, ओके? एंड इट इज ग्रेड 5 डीजेनरेशन. इट इज अ टाइप ऑफ ग्रेड 5 डीजेनरेशन, ठीक है? अब मेरा ग्रेड 5 डीजेनरेशन हो गया, पूरा नर्व ट्रंक ट्रांसेक्ट हो गया, बट उसके आगे क्या डीजेनरेशन हो सकता है नर्व फाइबर में, ओके? पोस्ट ग्रेड 5 डीजेनरेशन जो है क्या होगा, दैट इज वॉलेरियन डीजेनरेशन, राइट? सो लेट्स सी क्या क्या होता है. सो देयर वाज एन एमसीक्यू कि वेट, आई विल डिस्कस द एमसीक्यू लेटर, बट फॉर नाउ लेट्स सी द क्रोनोलॉजी कि क्या क्या होता है, ओके? So 24 to 48 hours after the transection of the nerve trunk, ठीक है? 24 to 48 hours there will be chromatolysis. Now मैंने आपको अगर याद हो तो पहले बताया था स्टार्टिंग में कि chromatolysis करके एक वर्ड है. लेट्स सी कि chromatolysis होता क्या है, राइट? सो अब नाउ लुक हियर, देयर इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है? नर्व फाइबर्स कट गए मेरे. सो द Nissls granule in the cell body, okay? The Nissls granule in the cell body will start disappearing, okay? These will start degenerating. जो हमारे granules है, they are trying to degenerate, they are trying to go away from the cell body, and that itself is called chromatolysis, ठीक है? So Nissls granule का degeneration is called chromatolysis, ठीक है?
So the first thing we see after nerve fiber transection is chromatolysis as per the chronology, right? 28 to 48 hours में, 24 to 48 hours में, that is 1 to 2 days after transection में my cell body will degenerate. In what sense? उसके nisl granules जो है वो degenerate होना चालू हो जाएंगे, वो disappear होना चालू हो जाएंगे, right? That is called chromatolysis. ठीक है, that is the first thing we see when there is a nerve transection, when there is a grade 5 injury. ठीक है, then moving on, 1 to 2 days are over, then we have 3 to 6 days पे there is axonal degeneration. ठीक है, जो मेरा axon है, ये end पे जो axon है, right, distal end पे अब, okay, I have my distal end का axon, वो कट गया है, right? उसका मेन रिले सेंटर ही से वो अलग हो गया. मेन रिले सेंटर इज द एक्सॉन, वो उसी से अलग हो गया. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सॉन इटसेल्फ. उसे कोई कमांड देने वाला है नहीं अब, राइट? उसके लिए न्यूट्रिएंट्स, उसका सब कुछ नरिशमेंट इज कट ऑफ, राइट? सो इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग, मतलब उसका फ्रैगमेंटेशन होना चालू हो जाएगा. सो ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. सो एक्सोनल डीजेनरेशन चालू हो जाता है 3 to 6 days बाद. ओके, देन 10th डे पे, ओके, 10th डे पे जो माइलिन शीट सराउंड करती है, माइलिन शीट जो सराउंड करती है वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है, राइट? इन फ्रैगमेंट्स, ऑल्दो दीज फ्रैगमेंट्स आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो डीजेनरेटिंग, बट इनके अराउंड जो माइलिन शीट है वो भी स्टार्ट हो जाएगी डीजेनरेट होना ऑन द 10th डे. ठीक है, ओके, नाउ दीज आर गॉन. नाउ myelin sheath itself is composed of it is lipid based, right? मैंने बताया था, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन के टाइम पे भी बताया था when I was discussing protein lipid ratio. And so these myelin sheaths are made up, they are all lipid based, right? So lipid based है, इसकी वजह से जब वो degenerate करने लगती है, it leaves behind oil droplets. ठीक है, it leaves behind oil droplets. So हम लोग इनकी जगह पे oil droplets देखेंगे, right? We'll see oil droplets around these side, distal side पे. Okay, so that is 10th day का story. Now finally our repair, it starts on the 15th day. My repair will start on the 15th day. अब वो देखो कैसे, right? So suppose again let's take our diagram. ठीक है, ट्रांजैक्शन तो हो गया, ठीक है, I have it transected already. Okay, but अब जो मेरे ये nerves fibers है, ठीक है, रिपेयर दो टाइप में होगा. ठीक है, इट विल अकर इन 2 टाइप्स. नाउ सपोज आई हैव टेकन दिस एग्जांपल ऑफ अ पेरिफेरल नर्व. ठीक है, ये पेरिफेरल में पीएनएस में है. सो क्या होता है, पहली बात तो हमारे जो एक्सॉन है, जो प्रॉक्सिमल एक्सॉन्स है, राइट, दे विल स्टार्ट स्प्राउटिंग. ठीक है, दे विल स्टार्ट स्प्राउटिंग मतलब क्या, दे विल गिव ऑफ बर्ड्स. ठीक है, दे विल शूट ऑफ इस तरह से. ठीक है, दे विल स्टार्ट स्प्राउटिंग. ठीक है, एंड दिस कंटिन्यूज टू ग्रो अंटिल दे फॉर्म और डिस्टल नर्व फाइबर्स. ठीक है, इस तरह से नर्व फाइबर्स तो बन गए, बट अब उनके अराउंड के माइलिन शीट कहाँ से आएंगे? सो एज इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि पीएनएस में वी हैव द शॉन सेल्स. ठीक है, हमारे शॉन सेल्स जो है एग्रीगेट कर जाएंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, एंड दे विल फॉर्म शॉन सेल्स. ठीक है, ये बना देंगे हमारे शॉन सेल्स. बट अगर वो सीएनएस में होता, अगर वो सीएनएस में होता तो प्रोलिफरेशन ऑफ ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होता. ठीक है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होता. एंड अल्टीमेटली आफ्टर 80 days वी हैव कंप्लीट रिपेयर. ठीक है, कंप्लीटली हमारा जो एक्सॉन है वो पूरी तरह से बन जाएगा, हैविंग द प्रॉक्सिमल एज वेल एज द डिस्टल एंड. एंड बट वी नीड टू रिमेंबर दैट जो रिकवरी है वो सिर्फ 80% होगी. इट विल नॉट बी मोर देन 80%, राइट? सो सिर्फ 80% रिकवरी होती है एंड इट इज़ कम्प्लीटली रिपेयर्ड, right? That is how degeneration occurs and then regeneration occurs. So regeneration में पहले तो there is sprouting of the axon, जो fibers है उनका sprouting होगा, they will form towards the distal end and then उसमें proliferate हो जाएंगे Schwann cells और oligodendrocytes to form the myelin sheath around. ठीक है, that is that. Okay, so we have finished our lecture, but I want to discuss 2 MCQs for you, right? I will discuss 2 MCQs for you. So what is the first change? First change seen after trunk is transected, right? So if you remember, see, this is my trunk, right? And उसमें fibers है. We have fibers. So अगर ये transect हो गया तो सबसे पहला change क्या होता है? Let's get back to the chronology. सबसे पहला change within 1 to 2 days that occurs is chromatolysis, right? It is chromatolysis. But okay, now let's talk about. So इसका answer है chromatolysis, right? Now let's answer this question, okay?
First change seen in Wallerian degeneration. See, we were discussing about Wallerian degeneration, no doubt, okay, but उसमें फर्स्ट चेंज जो है वो क्रोमेटोलिसिस नहीं होगा. वाई नॉट इज बिकॉज वॉलेरियन डीजेनरेशन जो है वो होता है डिस्टल एंड से, राइट. You have to remember कि Wallerian degeneration occurs from the distal end, right? So since it is occurring from the distal end, 3 to 6 days पे there is axonal degeneration, right? See, distal end पे, this is my distal end, right? So distal end पे 3 to 6 days पे my axons will start fragmenting. Axons जो है वो टूटने लग जाएंगे, right? टूटने लग जाएंगे, that is axonal degeneration. So Wallerian degeneration में the first change seen is 3 to 6 days afterwards, ठीक है, 3 to 6 days after, and that is axonal damage, right? Axonal damage, axonal degeneration. I hope this makes sense to you, and this is all for this lecture from my side. I hope you enjoyed this. That's it. Thank you so much for watching.